नमस्कार। तो आपको पता है जैसे ही नया कमीशन जो है वो काम करना शुरू कर देगा, सबसे पहले क्लास 3 की ही पोस्टें आएंगी, चाहे वो आपका जेवीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो। पीजीटी तो खैर पब्लिक सर्विस कमीशन ही जो है वो भर देगा, और भी बहुत सारी पोस्टें होंगी जो भरी जाएंगी। तो उनमें जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे, उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो उस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि उन एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 42 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में बोलते हैं नागरू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि नागरू माउंटेन पीक जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। अब ये माउंटेन पीक्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये जो नागरू माउंटेन पीक है ना ये कहाँ पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है कि इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, देखो पहले तो आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन ध्यान रख लेना है कि नागरू जो है वो क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर हुई, ये मंडी में जो है वो स्थित है। और नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो है वो मुख्य रूप से पूछ लिया जाता है कि स्थापना कब हुई, तो 1962 के आसपास इसकी स्थापना जो था वो कर दी गई थी मंडी में। और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मंडी में शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो आती है। ये भी सही हो गया। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पीक्स की, जो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं हमारे पास, उनकी बात जो है वो करेंगे। तो ऐसा कोई दर्रा जो मंडी में स्थित है या फिर मंडी को किसी के साथ जोड़ता है, वो कौन सा दर्रा है, तो दुलची दर्रा आपने ध्यान रखना है। ये मंडी को जो है वो कुल्लू के साथ जो है वो जोड़ता है। तो एक तो दुलची दर्रा आपके पास इंपॉर्टेंट हो गया। दुलची दर्रा के अलावा एक भूबू दर्रा है जो कि जोगिंदरनगर को कुल्लू के साथ जो है वो जोड़ता है। जोगिंदरनगर साइड को ये कुल्लू के साथ जो है वो जोड़ता है। चलो ये भी सही हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से हिमाचल के और डिस्ट्रिक्ट की, और वहाँ पर इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन से हैं। मंडी की तो हमने जान ली, नागरू पीक है, सिकंदरधार मंडी में पड़ती है, घोघरधार मंडी में पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट चोटियाँ जो हैं वहाँ पर आ जाती हैं, जो कि आपको याद रह ही जाती हैं आमतौर पर। हम बात करते हैं कुल्लू की, कि कुल्लू में जो है वो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट पीक जो है वो पड़ती है। तो कुल्लू में इंद्रकिला पीक पड़ती है, कुल्लू में सित्तीधार पड़ती है, कुल्लू में सोलंग पीक पड़ती है, कुल्लू में दियो टिब्बा जो है वो कुल्लू में पड़ता है, कुल्लू में दिब्बी बोखरी पिरामिड पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। हम बात करते हैं किन्नौर की। किन्नौर में तो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको शिल्ला चोटी के नाम से जानते हैं। किन्नौर में ही जो है वो पीशू चोटी भी आती है, रालदांग चोटी भी जो है वो किन्नौर में ही आती है। और लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स आती हैं। लाहौल स्पीति में गेफांग पीक आती है, मनिरंग पीक आती है। लाहौल स्पीति में जो है वो सिकरभेल पीक जो है वो आती है। व्हाट्सएप पर भी मैंने आपके साथ एक माइंड मैप जो था वो शेयर किया था। उस माइंड मैप में क्या था, उसमें इंपॉर्टेंट पासेस कुछ एक कवर किए गए थे। उस तरह की चीज़ें हम व्हाट्सएप पर शेयर करते रहते हैं। 43 देखिए, बोलते हैं राहला वाटरफॉल स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बोलते हैं कि राहला वाटरफॉल स्प्रिंग जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो पड़ता है। अगर देखिए हम बात करें राहला वाटरफॉल स्प्रिंग की, तो राहला जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कुल्लू में कहाँ पर पड़ता है, मनाली के समीप जो है वो कहीं पर ये पड़ता है। ये भी ध्यान रखना है। और कुल्लू में ऐसे कौन कौन से जो है वाटरफॉल हैं या फिर इस तरह के हैं, तो शिशु वाटरफॉल आपने ध्यान रखना है। जोगनी वाटरफॉल जो है वो ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि मंडी की अगर हम बात करते हैं तो मंडी में भी क्या कोई इस तरह का वाटरफॉल वाटर स्प्रिंग है। तो डायरेक्टली आप अगर आप देखेंगे ना तो व्हाट्सएप पर ही मैंने माइंड मैप भी जो था वो वाटरफॉल और वाटर स्प्रिंग का डिस्कस किया था आपके साथ, शेयर किया था वहाँ पर आपके साथ। मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तत्ता पानी जो है वो पड़ता है, जो कि गर्म पानी का एक स्रोत है और मंडी जिले में जो है वो पड़ता है। अगर हम बात करते हैं शिमला जिले की, तो देखो शिमला जिले में जो है वो कौन सा पड़ता है, अगर कोई पड़ता है तो मुख्य रूप से शिमला में जो है चैडविक वाटरफॉल जो है वो पड़ जाता है। तो चैडविक आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा की हम बात करते हैं तो कांगड़ा में जो है वो लालूनी पड़ता है, कांगड़ा में जो है कोपरा पड़ जाता है, कांगड़ा में सलोल पड़ता है, कांगड़ा में सुलह जो है वो पड़ता है। ये यहाँ पर कांगड़ा में पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कांगड़ा में ना एक मैक्लोडगंज में भागसू नाग करके वाटरफॉल भी है। भागसू नाग वाटरफॉल है जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना। 44 देखें क्या बोलते हैं मुकीला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब बात फिर से ग्लेशियर्स की जा रही है कि मुकीला ग्लेशियर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं ना मुकीला ग्लेशियर की, तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में जो है वो पड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर। अब ऐसे कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इंपॉर्टेंट जो है वो ग्लेशियर्स हैं जो लाहौल स्पीति में पड़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की बात करें तो लाहौल स्पीति में जो है कौन कौन से ग्लेशियर मुख्य रूप से पड़ते हैं। लाहौल स्पीति में एक तो आपका जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर आता है
वो गेफांग ग्लेशियर रहता है। लेडी ऑफ केलोंग भी एक ग्लेशियर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चंद्रा ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। चंद्रा और भागा वैली में अलग अलग ग्लेशियर जो है वो पड़ते हैं। चंद्रा वैली में जो है वो छोटा सिगड़ी ग्लेशियर पड़ जाता है। चंद्रा वैली में ही ये गेफांग ग्लेशियर हमने पढ़ा, ये भी यहाँ पर पड़ता है। पाचा ग्लेशियर जो है वो चंद्रा वैली में पड़ता है। भागा वैली की बात करें तो लेडी ऑफ केलोंग जो हम पढ़ रहे थे वो भागा वैली में पड़ता है। हमने मुकिला यहाँ पर पढ़ा, तो मुकिला भी जो है वो भागा वैली में जो है वो पड़ता है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सी वैली में जो है वो पड़ता है। चंद्रा और भागा दो नदियाँ भी हैं जो तांडी नामक स्थान पर जो है वो आकर मिलती हैं। तांडी लाहौल स्पीति में ही जो है वो पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपने ग्लेशियर्स यहाँ से जान लिए जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, भादल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि भादल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की जो है वो सहायक नदी है। अगर हम भादल की बात करते हैं ना, तो भादल सहायक नदी है ये किसकी, रावी की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रावी जो है वो चंबा शहर रावी नदी के किनारे जो है वो आता है और चंबा शहर में ये मुख्य रूप से जो है वो बहती है। रावी निकलती कहाँ से है, तो ये बड़ा भंगाल जो रेंजेस हैं वहाँ से जो है वो निकलती है। चंबा रावी के किनारे जो है वो स्थित है। और अलेक्जेंडर ने जो था वो जब इसके बारे में बात की थी तो इसे क्या कहा था, हाइड्रेस्टर जो था वो कहकर संबोधित किया था। ये आपने ध्यान रखना है, क्या कहकर संबोधित किया था, हाइड्रेस्टर कहकर जो था वो संबोधित किया था। ठीक है, ये भी हो गया। अगर हम बात करते हैं रावी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आगे चलकर, तो रावी की भादल हो गया, सियूल हो गया, तंतगिरी हो गया, बुधिल हो गया, तुंदा हो गया, साहो हो गया, चिड़चुंद नाला हो गया। ये सारी की सारी जो है वो रावी की सहायक नदियाँ हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में रावी हो गया, रावी की सहायक नदियाँ हो गया, इसका नाम हो गया, वो सारा आपने जान लिया। एक क्वेश्चन रह गया यहाँ से कि रावी का जो है वो वैदिक नाम क्या है। तो वैदिक नाम आपको वैसे रावी का याद होगा, पुरुषानी जो है वो इसका वैदिक नाम जो है वो रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, बोलते हैं जहांगीर विजिटेड कांगड़ा इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि जहांगीर के द्वारा कांगड़ा की जो यात्रा की गई थी वो कब की गई थी। जहांगीर के द्वारा जो कांगड़ा की यात्रा की गई थी वो 1622 में की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। कांगड़ा में जब ये आया था तो नूरपुर से होते हुए गुजरा था। नूरपुर के राजा थे उस टाइम जगत सिंह। ये नहीं भूल सकता आपको, मैंने हज़ारों बार जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है कि जगत सिंह राजा थे। नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। जगत सिंह ने जहांगीर की पत्नी के नाम पर जो था धमेरी का नाम नूरपुर रख दिया, जिसका नाम नूरजहां था। पिछले कल हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस किया था कि नूरजहां का असली नाम क्या था। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके अभी बताएंगे, आपका भी रिवीजन हो जाएगा पिछले पार्ट से। यही तो फायदा है कि एक पार्ट हमने पढ़ लिया, जब अगला पार्ट पढ़ेंगे तो पिछले पार्ट को भी हम साथ में रिवाइज कर लेते हैं। नूरपुर की आज बात करते हैं कि नूरपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नूरपुर की स्थापना जो था वो की गई थी राजा जेठपाल के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है कि जेठपाल के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का नूरपुर का शासक जो था वो एक समकालीन हुआ करता था जिसका नाम था जसपाल। ये अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन हुआ करता था। नूरपुर का एक ऐसा शासक जो सिकंदर लोधी का समकालीन हुआ करता था। तो भीमपाल जो था वो सिकंदर लोधी का शासक जो था वो समकालीन हुआ करता था। अकबरनामा जो जिसमें अकबर के बारे में बताया गया है, तो अकबरनामा में जो था वो नूरपुर के किस शासक का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। तो भगतमल करके नूरपुर का एक राजा हुआ जिसका वर्णन जो है वो अकबरनामा में जो है वो देखने को मिलता है। ये आपने ध्यान रखना है, भगतमल का नाम याद रखना है। नूरपुर की ही अगर हम बात करें तो इसके अंतिम शासक भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नूरपुर के अगर हम अंतिम शासक की बात करते हैं तो राजा वीर सिंह जो था वो इसके अंतिम शासक हुआ करते थे। ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन भी आसान ही है, बोलते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। देखिए ओल्ड नेम पुराना नाम पूछा गया है किसका, नालागढ़ का। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, हिंडूर। हिंडूर जो था वो नालागढ़ का जो था वो प्राचीन नाम हुआ करता था। अच्छा, नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर हुआ करता था। नालागढ़ कहाँ से निकला, इसकी स्थापना किसने की, ये कैसे कैसे जो था वो पूरी कहानी बनी होगी। नालागढ़ ना बिलासपुर से अलग हुआ था। ठीक है, बिलासपुर से अलग हुआ था नालागढ़। और बिलासपुर के ये जो हिंडूर था ना, हिंडूर, इसकी स्थापना फिर बाद में चलकर की गई थी। किसके द्वारा, राजा अजय चंद हुआ करते थे, इनके द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, लगभग 1100 ईस्वी के आसपास जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। तो 1100 ईस्वी के आसपास हिंडूर रियासत की स्थापना राजा अजय चंद ने की थी। ये आपने ध्यान रखना है। काफ़ी टाइम से हमने जो था वो नहीं पढ़ा है हिंडूर के बारे में। 1398 की बात हुआ करती है। 1398 में जो था वो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उस टाइम हिंडूर का शासक जो था वो कौन हुआ करता था, ये क्वेश्चन बनता है। तो उस टाइम हिंडूर का शासक राजा आलमचंद जो था वो हुआ करते थे। ये आपने ध्यान रखना है। आलमचंद ने जो था वो क्या किया था, ये सोचते हुए कि उसको युद्ध में कोई हानि ना पहुंचाए, उसको कोई
खतरा ना रहे युद्ध में, उसने क्या किया था, तैमूर लंग की जो था वो सहायता जो था वो यहाँ पर की थी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि तैमूर लंग की इसने सहायता की थी। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि नूरपुर के जो हिंदूर के ही शासक हुए रामचंद्र, जिनके द्वारा रामगढ़ का किला जो था वो बनाया गया था। और राम शहर जो आप देखते हैं नालागढ़ के समीप, वो भी जो है वो इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था और यहाँ पर अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी जो था वो बनाई गई थी। अजमेर चंद के द्वारा अजमेरगढ़ का किला जो था वो बना दिया गया। और नालागढ़ शहर प्रेजेंट टाइम में जो आप देखते हैं वो किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था, तो वो विक्रम चंद के द्वारा जो था वो स्थापित करवाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि विक्रम चंद यहाँ के शासक हुए जिन्होंने जो था वो इसको स्थापित कराया था। और नूरपुर की अगर हम बात करें तो नूरपुर के राजा रामचरण जो था वो हुआ करते थे। राजा रामचरण ने संसार चंद का साथ जो था वो दिया था। और कब दिया था, जब कहलूर के ऊपर जो था वो आक्रमण किया करते थे। कहलूर बिलासपुर का जो है वो प्राचीन नाम है, हालांकि नूरपुर जो था वो यहीं से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल सेटअप इन 1956 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो टेरिटोरियल काउंसिल 1956 में स्थापित की गई थी उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, वो हुआ करते थे ठाकुर करम सिंह। ये आज की वीडियो में बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और जो भी बेसिक एग्जाम आपके होंगे, बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं वो वहाँ से कवर होंगे। ठाकुर करमचंद का नाम आपने ध्यान रखना है। 1956 का ही एक सिनेरियो आपने याद रख लेना है कि 1956 में जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बन गया था। हिमाचल प्रदेश का स्टेटस जो था वो इस टाइम केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बन गया था। और केंद्र शासित प्रदेश में पहला उपराज्यपाल जो था वो कौन बना था, तो पहला उपराज्यपाल जो था वो बजरंग बहादुर जो था वो केंद्र शासित प्रदेश का बना था। और 1956 से लेकर 1971 तक, ये आपने ध्यान रखना है, 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। एक और बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि 1971 तक तो केंद्र शासित प्रदेश रहा। 1971 में क्या स्टेटस हुआ, 1971 में जो था वो हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वें नंबर का जो था वो राज्य बना दिया गया था। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। उससे पहले जो हिमाचल है अपना वो 1948 में गठित तो किया गया, ठीक है, ये बात आपको पता है। 1951 में जो था वो पार्ट सी स्टेटस जो था वो दे दिया गया था इसको, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके जो पहले उपराज्यपाल बने थे 1952 में जनरल हिम्मत सिंह जो था वो बने थे। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन इसके पहले उपराज्यपाल फिर बनाए गए थे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो था वो क्लियर हुए। एग्जाम में अभी क्या बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था एचएस के एग्जाम में कि हिमाचल के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं, तो सबसे अधिक बार वीरभद्र सिंह जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी याद रहने चाहिए, नहीं तो पढ़े ना होना इस तरह के क्वेश्चन पता होता है, एक बार सुने होते हैं, एग्जाम में जाकर कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। उस टाइम माइंड में यशवंत सिंह परमार का नाम भी साथ में चल पड़ेगा और समझें जैसे ही यशवंत सिंह का नाम भी साथ में चला क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ गई। अगला क्वेश्चन देखिए 49 क्वेश्चन बोलते हैं मंडी डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश कंप्राइजेज हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो मंडी डिवीजन है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आते हैं। हमारे पास 3 डिवीजनें हैं हिमाचल प्रदेश में, पता होना चाहिए आपको। 3 डिवीजनें जो हैं वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में आती हैं। ये कौन कौन सी हैं ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे, परंतु पहले तो हम ये बात करेंगे कि मंडी डिवीजन में जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आते हैं। मंडी डिवीजन में जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं। चलो ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात है, खुशी हुई जानकर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं, 3 डिवीजनें सभी ने पढ़ी हैं, कौन कौन सी हैं वो भी पढ़ी है। एक शिमला है, एक मंडी है और एक कांगड़ा है, ठीक है। कांगड़ा डिवीजन का हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला में है, ठीक है। धर्मशाला में ही वैसे कांगड़ा का भी हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं ना मंडी डिवीज़न की, तो टोटल हमारे पास 12 जिले हैं, जिनमें से 5 जिले तो आ जाते हैं मंडी के तहत। कौन कौन से आते हैं, एक खुद जो है वो मंडी यहाँ पर आता है, एक हमीरपुर यहाँ पर आता है, एक कुल्लू यहाँ पर आता है। कुल्लू के अलावा यहाँ पर लाहौल स्पीति भी आता है, लाहौल स्पीति के अलावा यहाँ पर बिलासपुर भी आता है। कितने हुए, 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर हो गए। बाकी बचे हुए शिमला की अगर हम बात करते हैं तो शिमला में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं। अभी 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हुए, 4 डिस्ट्रिक्ट में शिमला खुद है, शिमला के अलावा सोलन है, सोलन के अलावा सिरमौर है, सिरमौर के अलावा किन्नौर है। बचा कांगड़ा डिवीज़न, कांगड़ा में आते हैं कितने, 3 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारे पास 3 ही डिस्ट्रिक्ट बचे। कौन कौन से, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया और ऊना हो गया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। तो डिविजन्स के बारे में क्लियर हो गया।
अब ठीक है, ये आपको पता चल गया, इसको नहीं भूलेंगे। 12 जिले हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट्स हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 68 जो है वो टोटल विधानसभा की सीट्स आती हैं, वो भी आपको याद रहेगा। तो यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे आपसे और आपके कभी गलत हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, बोलते हैं द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे उनका क्या नाम था। देखो, हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे वो हम जानेंगे, उसके बाद की कहानी भी जानेंगे और अभी की कहानी भी जो है वो जानेंगे। अगर हम बात करते हैं ना लोकायुक्त की कि हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो वो थे जस्टिस TVR दत्ताचार्य। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस TVR दत्ताचार्य जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त जो था वो हुआ करते थे। चलो, सही बात है कि जस्टिस TVR दत्ताचार्य जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। अब आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से, आपने ये ध्यान रखना है यहाँ से कि लोकायुक्त अधिनियम कब आया हिमाचल प्रदेश में और प्रेजेंट टाइम में लोकायुक्त जो है वो कौन है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो लोकायुक्त विधेयक था ये कब पारित किया गया था, नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन एक बार, 1983 में जो था वो किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है कि 1983 में इसको पारित किया गया था। और पहले लोकायुक्त जो था वो TVR दत्ताचार्य जो था वो बने थे, ये भी ध्यान रखना है। और अभी जो है वो जस्टिस CB बरोवालिया जो है वो लोकायुक्त हिमाचल के जो है वो बने हैं, ये भी ध्यान रखें आप कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो लोकायुक्त हैं हिमाचल प्रदेश के वो कौन है, जस्ट उनका नाम ध्यान रखना है, CB बरोवालिया। ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है कि पूछा जाए एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। और इस तरह से जो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। CB बरोवालिया के बारे में आपने जान लिया, आपने पहले लोकायुक्त जान लिए, अधीन विधेयक जान लिए कौन से ईयर का है, उतना काफ़ी है। आगे बोलते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्वरोजगार योजना इन हिमाचल प्रदेश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजना जो हिमाचल प्रदेश में चलाई गई थी वो कौन से ईयर में जो था वो चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 का जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका 2014 जो है वो सही आंसर है। 2014 में जो था ये योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई गई थी। ये क्वेश्चन, ये योजना जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, आप याद भी रख लेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम की जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है उसमें आपने ध्यान रखना है कि कौन सा आयु वर्ग कवर किया जाता है। 18 से लेकर 45 वर्ष तक जो है वो कवर किया जाता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो है 50 वर्ष जो है वो रखी गई है। 18 से 50 वर्ष तक की महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर उद्यम स्थापित कर सकती हैं और 1 करोड़ रुपए तक का अगर कोई निवेश करता है तो उसे जो है वो 60 लाख रुपए तक की मशीनरी और सिविल जो वर्क होता है अन्य, उसमें जो है वो 25% की सब्सिडी मिल जाती है। अगर वो सामान्य वर्ग से है, अगर SC ST OBC है तो उसको 30% की सब्सिडी मिल जाती है और अगर कोई महिला है, दिव्यांग है, उसको 35% की सब्सिडी जो है वो वहाँ पर मिल जाती है। 35% की सब्सिडी वहाँ पर मिल जाती है। तो वो भी आपने ध्यान रखना है। जो प्रेजेंट टाइम में स्कीम चली है और जो पुरानी चलाई गई थी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजना, वो भी आपने जो है वो ध्यान रखनी है। ये दोनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ भी पूछा जाए, करंट सिनेरियो से पूछा जाए तब भी आपका ठीक होना चाहिए, अगर ओल्ड सिनेरियो से पूछा जाए तब भी आपका ठीक होना चाहिए। बोलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी सिटी ऐसी है जिसको मशरूम सिटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब देखो, मशरूम सिटी की अगर हम बात करते हैं ना तो मैंने आपको बताया है कि मशरूम की सिटी के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो, मशरूम की डेवलपमेंट को लेकर भी हिमाचल में प्रोजेक्ट चलाया गया है। ये प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी कंट्री की सहायता से चलाया गया है, डच कंट्री है। डच कंट्री की सहायता से जो है ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। और आपने ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। 1985 का ये प्रोजेक्ट है, 1985 में ये लॉन्च किया गया था, ये भी आप ध्यान रखें। और ध्यान रखना है कि ऑपरेशनल कब से हुआ ये, तो 1992 से जो था ये ऑपरेशनल हुआ, ये भी ध्यान रखें। और सोलन डिस्ट्रिक्ट को मशरूम सिटी कहते हैं, तो यहाँ पर कमर्शियल कल्टीवेशन जो था वो साइंटिफिक लाइन पर जो था वो सोलन में कब स्टार्ट हुई थी मशरूम की, 1977 में। 1977 की बात है कि यहाँ पर जो था वो कमर्शियल कल्टीवेशन, यानी कि जो कमर्शियल वे में एक कल्टीवेशन होती है और साइंटिफिक लाइन पर जो किए जाने लगी। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल ही मेथड चलती है, साइंटिफिक लाइन में की जाने लगी 1977 से। मशरूम की हमारे पास वैरायटीज़ भी हैं, जैसे कि आलू की वैरायटीज़ पूछी जाती है ना, तो वैसे ही हमारे पास मशरूम की वैरायटीज़ भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो A15 करके एक इसकी वैरायटी है,
A15 करके, एक U3 करके इसकी वैरायटी है, एक हाइब्रिड 4 करके इसकी वैरायटी है। उस तरह हमारे पास पोटैटो की वैरायटीज़ भी जो है वो है। पोटैटो की वैरायटीज़ हैं हमारे पास, कुफरी हो गया, कुफरी जवाहर करके है, कुफरी पुखराज करके है, कुफरी जीवन करके है, और आलू का जो रिसर्च सेंटर है जिसको सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा गया वो कुफरी में ही स्थित है। कुफरी बोले तो शिमला में ये स्थित है। ठीक है, ये पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश हैज़ फॉर्मुलेटेड हाइड्रो पावर पॉलिसी इन विच ईयर, कि हिमाचल प्रदेश ने कब जो था वो जो एक जल शक्ति नीति का गठन किया था वो कब किया था। तो जल शक्ति नीति का गठन 2006 में जो था वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया था। प्रेजेंट टाइम में भी देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक हिमाचल प्रदेश का जो बैकबोन आप कह सकते हैं इकॉनमी में वो है। काफ़ी जो है यहाँ से हिमाचल प्रदेश को जो है वो इनकम जनरेट होती है, और काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जैसे दिल्ली को जो है वो हिमाचल काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। दिल्ली की काफ़ी डिमांड जो है वो हिमाचल ही पूरी कर देता है। हिमाचल में देखो ना 5 मुख्य रूप से नदियाँ हैं, और ये 5 नदियाँ ही ना ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। 5 नदियाँ जो हैं वो 27,436 मेगावाट का पोटेंशियल रखती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। कितना? 27,436 मेगावाट ये पोटेंशियल रखती हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये प्रोड्यूस कर सकती हैं। और आपने क्या ध्यान रखना है कि इसमें से जो है वो 10,519 मेगावाट जो है वो हिमाचल ने अभी तक हार्नेस की है, अभी तक जो है वो हार्नेस कर चुका है, ये भी आप ध्यान रखें। और इसमें से भी जो है वो 7.6% जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के पास जो है वो कंट्रोल है, और बाकी सारी की सारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो एक्सप्लॉइट की जाती है। ये भी नोट करें कि 7.6% कंट्रोल हिमाचल के पास है, बाकी का सारा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वही जो है वो सोर्सेज को एक्सप्लॉइट जो है वो करते हैं। आपको पता है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हो गया, जिसकी आप वैकेंसीज भी कई बार देखती हैं। NHPC, NTPC ये सारे जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं किसी न किसी वे में। चलो एक परियोजना मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, आज आप मुझे बताइए। किसाऊ बांध परियोजना है एक, किसाऊ मल्टी डैम प्रोजेक्ट कह लीजिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कह लीजिए आप। ये प्रोजेक्ट जो है वो कितने मेगावाट का है और कहाँ पर जो है वो स्थित है, ये आपने जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता देना है। किसाऊ डैम प्रोजेक्ट के बारे में, मल्टीपर्पज़ डैम है ये एक। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं भोटी डायलैक्ट इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो भोटी डायलैक्ट कहाँ पर बोली जाती है? लाहौल स्पीति में जो है वो बोली जाती है। 54 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फटाक से आंखें बंद करके आप ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर कर देंगे। लैंग्वेजेस हिमाचल प्रदेश की बहुत आसान है। लैंग्वेजेस किस तरह से आसान है देखिए, जैसे कि भोटी हो गया, ये लाहौल स्पीति में जो है वो बोली जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहलूरी हो गया बिलासपुर की भाषा है, मंडियाल ये मंडी की है, और महासवी जो है वो कहाँ की है? शिमला की है। सोलन में भी, सोलन के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। अब देखो भाषाओं से रिलेटेड हमारे पास अवार्ड भी दिए जाते हैं, जैसे कि पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो था वो कब दिया गया था, किसको दिया गया था? हिंदी साहित्य में ये दिया जाता है। तो पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो था वो 1986 में जो था वो दिया गया था, और ये जो था वो श्री केशव को जो था वो दिया गया था, और हिंदी साहित्य में जो है वो दिया जाता है। और इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि अगर हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में कोई अच्छा काम करता है ना, तब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड उसको दिया जाता है। ये भी सबसे पहली बार 1986 में ही दिया गया था, और किसको दिया गया था? मियाँ गोवर्धन सिंह को जो था वो दिया गया था। तो ये आपने हिमाचल के अवार्ड भी जो है वो ध्यान रखने, क्योंकि किस तरह का अवार्ड जो है वो कहाँ किसको जो है वो सबसे पहले जो था वो मिला था। और पहाड़ी भाषा जो हमारी होती है ना, उसकी जो लिपि होती है ना वो टांकरी कहलाती है। टांकरी जो है वो हमारी लिपि को जो है वो कहते हैं, जो पहाड़ी भाषा की लिपि होती है। अच्छा, क्या आपको पता है कि एलाइड की जो टेस्ट सीरीज़ हमने चलाई है उसमें शेड्यूल्ड वे में टेस्ट मिल रहे हैं, और टेस्ट जो है वो मिलना स्टार्ट भी हो गए हैं। अभी तक एक टेस्ट मिल चुका है, दूसरे टेस्ट का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। उस तरह से बाकी टेस्टों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगर आप एज़ पर शेड्यूल चलते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और देखिए पहले टेस्ट से लेकर 10 टेस्टों तक अगर आप ऑनेस्टली ईमानदारी से जो है वो काम करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो सक्सेस आपको मिलेगी किसी ना किसी एग्जाम में, जहाँ पर भी जीके पूछी जाती है। एलाइड की तैयारी तो आपकी होगी ही होगी 100%, परंतु बाकी एग्जाम्स में भी जो है वो आपको हेल्प मिलेगी, जो पहले जो है वो उससे आ जाते हैं या बीच में उसके आ जाते हैं, उसके बाद में जो है वो कोई एग्ज़ाम आता है। तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से अवेल कर लें जाकर। व्हाट्सएप का भी मैंने आपको बताया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर ये सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @ और @ करके और ऑल एग्ज़ाम करके
और 31 करके जो है वो सर्च करना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सोलन में जो है वो शूलिनी मेला जो है वो होता है, परंतु शूलिनी मेला जो है वो कौन से महीने में होता है, ये आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। जब हुआ था तब हमने बहुत बार डिस्कस किया था, आज आपको जो है वो थोड़ा सा फेडेड याद होगा, तो कमेंट करके बताएं कि कौन से महीने में मनाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।